चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट इज मेटेलिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? मेटेलिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है मेटेलिटी प्रिंसिपल? अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में क्या बताता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बताता है देयर शुड बी कंप्लीट, सब बताना है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रिपोर्टिंग करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, सभी बातों की या इंपॉर्टेंट बातों की? इंपॉर्टेंट बातों की, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। यहीं से अगला पॉइंट निकल के आता है कि सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है या कौन सी इंपॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है किस कौन सी अनइंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये हमें कौन बताता है? ये बताता है हमें मेटेलिटी प्रिंसिपल, कि भैया आपने बोला कि इन्फॉर्मेशन को दिखाओ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, तो कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कौन सी अनइंपॉर्टेंट है ये कौन बताएगा? मेटेलिटी प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहले ये क्या बताता है? मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस। क्या बोला कीवर्ड? रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कि कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये किसका बताता है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस की, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट विच नीड टू बी डिस्क्लोज। कि यार कोई भी अगर आइटम है, कोई भी इवेंट है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, उसको हम डिस्क्लोज करें या ना करें, वो कौन बताता है? मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो इसके लिए वर्ड यूज क्या किया गया कि मेटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर टू द रिलेटिव रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट विच नीड टू बी डिस्क्लोज, कि ये जो इंफॉर्मेशन है बताएं या ना बताएं। अब ना होगा क्वेश्चन कम कि ये बताओ कि वेदर एन आइटम, कोई आइटम या इवेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नेचर के ऊपर, अमाउंट के ऊपर। एग्जाम्पल, यार देखो आपने अमाउंट की बात करी कि यार मान के चलो कि 1 लाख रुपए, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सेल 10 लाख रुपए है, उसके लिए 1 लाख रुपए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट वही 1 लाख रुपए एक कंपनी जिसकी 100 करोड़ टर्नओवर है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी आइटम या कोई भी इवेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो डिपेंड करेगा अमाउंट, नेचर पे और अमाउंट पे। अमाउंट मतलब कि भैया आपका अमाउंट कितने होगा, नेचर, नेचर मतलब यार अब फ्रॉड हुआ है 1 रुपए का, अब फ्रॉड हुआ है 1 रुपए का, बताना पड़ेगा, चाहे फ्रॉड 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख रुपए का, फ्रॉड फ्रॉड होता है। तो ऑब्वियसली बात है ये बताएगा कि कोई भी आइटम इंपॉर्टेंट है या नहीं वो डिपेंड करेगा नेचर पे, फ्रॉड तो नहीं है, और अमाउंट पे, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। इट इज़ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट। और ऑब्वियसली बात है कौन सा आइटम इंपॉर्टेंट है कौन सा आइटम इंपॉर्टेंट नहीं है वो डिपेंड करेगा जजमेंट को यूज़ करना, अपने दिमाग से लगाना कि ये आइटम इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो डिपेंड करेगा एक्सरसाइजिंग ऑफ जजमेंट, एक्सरसाइजिंग ऑफ जजमेंट। मेटेलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। व्हाट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल? सीधी सी बात, अकाउंट्स में, बुक्स में हम कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली बात इन टर्म्स ऑफ मनी, सेल्स 5 लाख, डेटर्स को कितना पैसा देना है, डेटर से कितना पैसा लेना है 5 लाख, क्रेडिटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, सॉरी 2 लाख, रेंट कितना पे करना है 5,000। तो हर चीज, हर ट्रांजेक्शन और इवेंट या हर एक आइटम या इवेंट जो रिकॉर्ड होगा बुक्स में, किस में रिकॉर्ड होगा? इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई भी आइटम और इवेंट जिसको हम मनी में, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन मनी टर्म्स, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वही रिकॉर्ड होगा, वही रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, बस दो रह गए, तीन, फटाफट खत्म करते हैं इसको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट समझो। भाई साहब मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है भैया मेरे को 50 लाख का सामान चाहिए और कल चाहिए, सॉरी कल नहीं, मान लो 10 दिन बाद चाहिए। मैं ठीक है भाई ले जा, और ये लो 1 लाख रुपए का एडवांस। उसने मुझे 1 लाख का एडवांस दे दिया। अब नाउ द पॉइंट्स कम कि मैं 1 लाख को रिकॉर्ड करूं या फिर 50 लाख को रिकॉर्ड करूं। मतलब मैं रिकॉर्ड कब करूं? मैं रेवेन्यू को अपना कब मानूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए तो आ गया, मेरे पास 1 लाख रुपए रिसीव्ड हो गया, बट क्या ये मेरा रेवेन्यू है? नहीं भैया, डिपेंड करेगा क्या आपने अपना काम पूरा किया, क्या आपने अपना काम पूरा किया। जब आप अपना काम पूरा करोगे तभी तो आप उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर पाओगे। मैंने आपसे महीने के स्टार्ट पे पैसे ले लिए, क्या वो मेरा इनकम बन जाएगा? नहीं, जब तक मैं आपको पूरा सिलेबस खत्म ना करा दूँ तब तक वो मेरा पैसा नहीं बन सकता, जब तक मैं अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट ना कर दूँ। ऑब्वियसली बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि उसको हम अपना इनकम कम मानेंगे, उस पैसे को अपना इनकम कम मानेंगे, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज।
व्हेन अ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एंटर इनटू, पहली बात वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, और दूसरा ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज स्टैब्लिश, मतलब ये लाइन याद कर लो, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज स्टैब्लिश। दोबारा बोलो, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज स्टैब्लिश, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज स्टैब्लिश, मतलब मैं उस पैसे को जो आप मुझे, मान लो एडवांस आपने फीस दी मुझे, मैं उसको कब अपना रेवेन्यू मानूंगा, जब मैं अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दूंगा, मतलब आपको पूरा 1 महीना पढ़ा दूंगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, जब ट्रांजैक्शन एंटर हो और साथ में ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज स्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल, बहुत आसान। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू, मतलब देखो मान के चलो 2025 में हम एक ट्रेड फेयर कर रहे हैं जिसमें हम सेल्स कर रहे हैं, ट्रेड फेयर जिसमें हम सेल्स कर रहे हैं, और वो सेल्स हुआ 50 लाख का, और 2025 में उस ट्रेड फेयर के एक्सपेंस लगे 10 लाख। तो जाहिर सी बात है ना, ये जो 10 लाख एक्सपेंस हुआ, ये इस सेल को जनरेट करने में हुआ, इसे रिलेटेड है 2025 के। क्या इस 50 लाख के सेल्स में से मैं 2023 के एक्सपेंस माइनस कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया आप उसी एक्सपेंस शुड बी मैच्ड, मैच होनी चाहिए अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू, जो खर्चे करके मैंने रेवेन्यू कमाया 2023 में, जो खर्चा किया होगा उसका 2023 में रेवेन्यू आया होगा ना, तो आपको एक्सपेंस मैच करने हैं अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू से, रेदर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड। मतलब आपने 2023 वाला जो एक्सपेंस था, अपने 2023 में जो आपने एक्सपेंस किए, मान लो आपने रेंट 2023 में आपको देना था, आपने नहीं दिया, आपने 2025 में आके दिया, तो वो रेंट रिलेटेड किससे है, 2023 से है ना, तो 2023 में रिकॉर्ड होना चाहिए, 2025 में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, चाहे आप कैश पे करो या ना पे करो। उसके बाद आता है बच्चों, बस 2 प्रिंसिपल रह गए फिर खत्म करते हैं, ड्वाइल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। सीधी बात, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट, इक्वल अमाउंट से, इसको बोलते हैं डुअलिटी एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय एंटरप्राइज हैज 2 एस्पेक्ट, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, तो इसमें टाइम लगना चाहिए नहीं। एंड लास्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, बहुत सिंपल, क्या बोलता है, ये कहता है भैया पहली चीज, जो अकाउंटिंग है वो फ्री होगी फ्रॉम पर्सनल बायस। फ्री होगी फ्रॉम पर्सनल बायस मतलब कि अगर कोई कैशियर है, अगर कोई कैशियर है, कोई अकाउंटेंट है, तो अपने मन से बिल ना चढ़ा रहा हो, अपने मन से रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो, तो इसको फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, उसका कोई फायदा ना उसमें इन्वॉल्व। इसका मतलब हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है, जितनी भी ट्रांजेक्शन अगर बुक्स में रिकॉर्ड है, उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। आपने मुझे फीस दी, फीस चढ़ गया, बट फीस के साथ मेरे पास क्या होना चाहिए? रिसिप्ट, बिल रिसिप्ट नंबर, इस पे वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स। तो हर ट्रांजैक्शन जो होनी चाहिए एविडेंस होनी चाहिए बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल एटसेट्रा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है, बहुत सिंपल सा, बड़ी जल्दी रिवाइज करा दिया मैंने, अराउंड 20-22 मिनट में। अच्छे से देखना इसको, एंजॉय करो, बाय।